जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। वेलकम है इस वीडियो में। एमपीएसआई जो भी मेंस देने जा रहे हैं उन छात्रों के लिए वीडियो बहुत उपयोगी है। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम बात कर रहे हैं एमपीएसआई के मैथ्स के मॉक टेस्ट की। तो आज हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर है वो 8 है। इससे पहले हम 7 मॉक टेस्ट ले चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इस क्लास के अंदर आपको या हर मॉक टेस्ट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं और ये 25 क्वेश्चन वो बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं जो एमपीएसआई के सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं उनके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लिया गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर व्यापम के द्वारा कराए गए एग्जाम्स के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है या फिर आने वाले क्वेश्चंस जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिस्काउंट से। क्वेश्चन है कि एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु ए रुपये में बेचता है जिससे उसे 10% की हानि होती है। अब देखिए ये कंडीशन तो उसने पहले दे रखी है कि भैया वो ए रुपये में बेचता तब 10% की हानि होती। आगे बोला गया है कि एक सेल के दौरान वह वस्तु पर क्रय मूल्य से 17.5% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी जो भी उसका सीपी है उससे 17.5% ज़्यादा लिखता है और अंकित मूल्य पर 20% की एक मुश्त डिस्काउंट देता है। सेल के दौरान खुदरा विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो मैंने कहा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ 10% हानि की, इसकी तो अभी बात हो नहीं रही। मैंने कहा ऐसा माना कि सीपी जो है वो 100 रुपये का है। अब सेल के दौरान ये क्या करता है, इस पर 17.5% ज़्यादा अंकित करता है। 17.5% ज़्यादा अंकित करेगा तो ये कितना हो जाएगा 117.5 रुपये और इस पर 20% का डिस्काउंट देता है। कितने का 20% का। और आप ये जानते हैं कि 20% बराबर कितना होता है 1/5, यानी 117.5 का मैं अगर 1/5 निकालूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 23.5 रुपीज़। 23.5 रुपीज़ यानी डिस्काउंट की मैं बात करूं तो ये कितना है 23.5 रुपये। इतने का वो डिस्काउंट दे देता है। अगर इतना डिस्काउंट आ जाएगा इसमें से तो यहाँ कितना मूल्य बचेगा, बोले 94 रुपये। ये 94 रुपये जो मूल्य बचा ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। क्या है बेटा ये विक्रय मूल्य। अब बात को ध्यान से समझना, जो 100 रुपये वाली चीज़ है वो बिक कितने में रही है 94 में। 100 रुपये वाली आर्टिकल कितने में बिक रहा है 94 में। इसका मतलब 6 रुपये का नुकसान है और 6 रुपये का नुकसान किस पर है 100 पर है, तो परसेंटेज में क्या बोल देंगे 6%। 6%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मीडियन यानी माध्यिका का कि आरोही क्रम में एक परीक्षण में 7 छात्रों के अंक नीचे दिए गए, अंकों की माध्यिका 30 है तो के का मान ज्ञात करना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ टेस्ट अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर गिवन बिलो, इफ द मीडियन ऑफ द मार्क्स इज 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 नहीं भैया, ये 8 होना चाहिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो डाटा से मतलब है। बोल रहा है कि इसकी जो माध्यिका है वो कितनी है 30 है। चूंकि माध्यिका होती क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि माध्यिका क्या होती है तो माध्यिका आप बोल देना मिडिल नंबर होता है, यानी बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या होती है माध्यिका। माध्यिका दे कितनी रखी है, बोले 30 दे रखी है। अगर 30 दे रखी है तो मैं मिडिल नंबर के बराबर कर दूं इसको। मैंने कहा इसका मिडिल नंबर यानी बीच का अंक क्या है, तो हमने कहा कि 3 संख्या इधर छोड़ दो और 3 संख्या इधर छोड़ दो, 6। बीच में जो बचेगी 2 संख्याएं, यही मिडिल नंबर है आपके 28 और k + 5, यानी बीच की संख्याएं कितनी है 28 + k + 5। अब इनका मिडिल निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नंबर 2 लिए तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना बन जाएगा 60 बराबर 28 और 5 33 प्लस के, और 33 को माइनस करना तो के बराबर कितना आ जाएगा, बोले 27। के बराबर कितना आ जाएगा बेटा 27। डी इज द करेक्ट उत्तर। एमपी पटवारी में आया 2023 के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक सांख्यिकी का सवाल है। इसमें बोला गया कि आंकड़ा समुच्चय 1 7 3 7 3 और x और 4 8 9 8 4 बाय के बहुलक का योग 11 है। अब देखो मैं अगर ये बोलूं कि इसका बहुलक क्या होगा यानी मोड क्या होगा, तो मोड होता है कि बोले जो नंबर या जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो बहुलक कहलाती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। मैंने कहा इसमें 7 और 3 2 बार आ रहा है। अगर 3 या 7 में से कोई भी एक नंबर x के स्थान पर आ गया, x की जगह या तो 7 आ जाए या 3 आ जाए, वही इसका मोड होगा। एक तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ऑलरेडी एक बार आया है, अगर एक बार और आ जाएगा तो 2 ही बार हो पाएगा। यानी x के स्थान पर या तो 7 आ सकता है या 3 आ सकता है, यानी x का मान कितना हो सकता है या तो 3 या फिर 7। इनमें से जो भी आएगा x के स्थान पर वो इसका क्या होगा मोड यानी कि बहुलक होगा। अभी कंफर्म नहीं है कि 3 आएगा कि 7 आएगा, लेकिन जो भी आएगा वही इसको बहुलक बना देगा। और 4 8 9 8 4
यानी 4 8 4 8 रिपीट हो रहे हैं इसमें, दूसरे वाले में, दूसरे समुच्चय में या सेट में क्या रिपीट हो रहा है, 4 और 8। तो बाय के स्थान पर या तो 4 आ जाए या फिर 8 आ जाए, जो भी आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, 4 या 8 में से कुछ भी आ जाए। और साथ में बोलता है कि x प्लस बाय दोनों का योग कितना है, 11 है। मैंने कहा इनका योग 11 किस किस से बन रहा है, वही हमारा उत्तर हो सकता है। मैंने कहा 3 और 8 को जोड़ोगे तो 11 बन रहा है, 7 और 4 को जोड़ोगे तो भी 11 बन रहा है, दोनों ही अंकों से 11 11 बन रहा है, दोनों से 11 11 बन रहा है। तो हमने कहा हो सकता है 3 और 8 आए हो सकता है 7 और 4 आए हो, कुछ भी हो सकता है। अब वो कह रहा है तो x और y के बीच संभावित सही संबंध ज्ञात करना इनमें से, और वो भी पॉसिबल संबंध बताना, आपको एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते क्योंकि दोनों ही नंबर संभव है ना। तो मैंने कहा पहले ऑप्शन को चेक करते हैं हम कि x की जगह पहले वाला 3 को रख दूं और y की जगह 8 को रख दूं, तो यहाँ पे तो -5 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैंने कहा दूसरा लेते हैं, x माइनस वाई, x बराबर 4 रख दूं और y बराबर 7 रख दूं, y बराबर 7 रख दूं, तो ये भी नहीं आ सकता, इससे -3 आ रहा है। लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि मैं इसकी जगह 4 और 7 रख दूं, x का मान 4 रख दूं, y का मान 7 रख दूं, तो 3 आ रहा है, यानी ये संभव है, बस पॉसिबल, ये एकमात्र ये संभव है। अच्छा ये गलत क्यों है, क्योंकि x प्लस y का मान तो ऑलरेडी सवाल में 11 बोला गया है, और x प्लस y का मान 9 तो हो ही नहीं सकता, यानी 9 और 10 ये तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक हो सकता था। तो मैंने कहा x का मान 4 ले लूँ, y का मान हाँ 4 - 7 नहीं, x का मान 7, y का मान 4 ले लूँ तो 3 आ रहा है। अगर ये लेता तो मैं नहीं आ रहा था, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो गया था, तो ये 3 इसमें गलत आंसर थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब कौन सी अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय मतलब इर्रेशनल, और इर्रेशनल क्या होती है, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो आप मुझे बताओ 5/7 लिखी है अपरिमेय, 5/7 कैसे लिखा है, PYQ के फॉर्म में लिखा है, यानी अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है, तो ये गलत हो गया। 0.33 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/10, इसको पहले तो ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 पर बार, क्योंकि रिपीटेशन को रोका है मैंने, और उसके बाद आगे सॉल्व करूँगा तो 3/9 भी लिख सकता हूँ, तो ये भी अपरिमेय नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी परिमेय है, तो ये भी आंसर नहीं है, केवल √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही कथन के लिए ट्रू और गलत कथन के लिए फॉल्स यानी एफ का प्रयोग करना है। सही के लिए टी और गलत के लिए एफ का इस्तेमाल करना है। 3 कथन आपके सामने, तीनों को पढ़ना है ध्यान से। ये सांख्यिकी का ही सवाल है कि किसी आंकड़े के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक एक समान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, यहाँ लिखा नहीं हो सकते। अब मैं कुछ नंबर आपको देता हूँ, जैसे मैं ये ले लूँ 2 2, मैं ले लिया 5, 5, 5, 5 और 5, 5 बार मैंने 5 ले लिया। मैंने कहा इनका मीन निकालो, मीन, तब बोलोगे 5 पंजे 25, 25/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, मीन 5। मैंने कहा इसका मीडियन निकालो, मीडियन, मीडियन क्या होता है, मिडिल नंबर, तो 5 और मिडिल नंबर क्या है 5, तो मीडियन भी 5 आ गया। मैंने कहा बहुलक निकालो, बहुलक यानी कि मोड। सर मोड क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी 5 ही है, यानी सबका मान बराबर आ गया, सबका मान बराबर आ गया। इसका मतलब नहीं हो सकता यार, ये तो फिर फॉल्स हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। क्या ये सही है, एक समान नहीं हो सकते, हो भी तो सकते हैं भैया, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है। मैंने इस तरह की संख्या लिए तो हो गया, अगर मैं 5, 6, 7, 8 अलग अलग नंबर लेता तो नहीं भी हो सकता था, लेकिन 100% ट्रू नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। दूसरा, किसी आंकड़े की माध्यिका माध्य से कम हो सकती है, हो सकती है, देखो कैन बी में आंसर देना, हो सकती है, माध्यिका कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, यानी ये तो ट्रू हो गया। हो सकती है कम, हो सकता है कहीं माध्यिका कम आ जाए, कहीं ज़्यादा आ जाए। आंकड़ों का माध्य सभी अवलोकनों का योग होता है। सर माध्य की अगर मैं बात करूं तो माध्य क्या होता है, माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो केवल योग नहीं होता, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी ये भी फॉल्स हो गया। तो FTF आंसर होगा, FTF। एक ही ट्रू है, बाकी 2 फॉल्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, किस तरह का सवाल आ जाए तो मैं कैसे टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली का दोगुनी है,
तीन संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। तो मैंने कहा पहली अगर 1 है तो दूसरी 2 होगी, और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मैं पहले तीसरी से कंपेयर कराता हूं। दूसरी जो संख्या पहली की तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी जो संख्या है तीसरी संख्या की 3 गुनी है, और पहली की 2 गुनी है। तो ये इसकी आधी हो जाएगी कि नहीं? आधी हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल। अब वो कहता है कि इन तीनों का जो औसत है वो 44 है। तीनों का औसत कितना है? 44। तो मैंने कहा योग कितना हो जाएगा? 44 गुणा 3 हो जाएगा। मैंने कहा इनका सम मैं करूं, अगर इसके साथ मैं x लगा लूं, इसके साथ x लगा लूं, इसके साथ x लगा लूं, 1.5 और 3 4.5 और 1 5.5, 5.5x बराबर ये कितना है? 44 गुणा 3। 44 गुणा 3 है। अब मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी। 11 पंजे 55, 11 चौके 44, और 5 से 6 बार, यानी x का मान कितना आ गया? 6 चौके 24। x का मान कितना आ गया? 24। वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या तो 3x है। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा सर? 72। 3x बराबर कितना आ जाएगा? 72। 72 आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, एक व्यक्ति को 60 फीट ऊंचे टावर के शिखर को छूना है। प्रत्येक सेकंड में वो 5 फीट ऊपर चढ़ता है और 4 फीट नीचे फिसल जाता है। तो कितने सेकंड के बाद वो शिखर को टच कर लेगा? देखो वो ये कह रहा है कि एक सेकंड में क्या क्या हो रहा है। एक सेकंड में वो 5 फीट ऊपर जाता है, 5 फीट ऊपर जाता है, और उसके तुरंत बाद 4 फीट नीचे चला जाता है। एक सेकंड के अंदर वो पहले 5 फीट ऊपर जाएगा, फिर 4 फीट खिसक के नीचे आ जाता है। जैसे मैं किसी व्यक्ति को बोलूं चलो 5 फीट चढ़ो, फिर 4 फीट वापस आ जाओ, तो अभी भी वो बेस से 1 फीट ऊपर है। फिर अगली बार 5 फीट चढ़ेगा, 4 फीट खिसकेगा, फिर 1 फीट बेस से और ऊपर पहुंच जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सेकंड में कितना चढ़ जाता है? 1 फीट चढ़ जाता है। एक सेकंड में 1 फीट ऊपर खिसक जाता है, क्योंकि वो 5 फीट चढ़ता है और 4 फीट नीचे आ जाता है। इसका मतलब वो बेस से 1 फीट ही ऊपर है। हर बार 1 फीट बढ़ रहा है, और उसको कितना चढ़ना है? 60 फीट। तो आप बोलोगे 60 सेकंड में 60 फीट चढ़ लेगा, और ऑप्शन में है भी, लेकिन ये गलत होता है। क्यों? अब वो क्या करता है कि ऐसे ही 55 सेकंड तक चढ़ता है। तो 55 सेकंड में कितना चढ़ लेगा? वो 55 फीट तक पहुंच जाएगा। 55 सेकंड में 55 फीट तक पहुंच जाएगा। अब वो अगले ही सेकंड, यानी नेक्स्ट सेकंड में क्या करेगा? अगले 1 सेकंड में क्या करेगा? वो 5 फीट चढ़ेगा, और जैसे ही वो 5 फीट चढ़ेगा उसकी 60 फीट की ऊंचाई को छू लेगा। तो इसको कितने लगे? 56 सेकंड। इसको कितने लगे? 56 सेकंड। आप बोलेंगे सर नीचे भी तो खिसकेगा। अब नीचे खिसकेगा, इसकी प्रॉब्लम है। वो टॉप पर पहुंचाना था, हमने पहुंचा दिया 56 सेकंड के अंदर। इसके बाद में वो, उसने कहा था ना शिखर को छूना, तो शिखर को टच कर लिया, उसके बाद खिसके ना खिसके हमारी प्रॉब्लम नहीं। ऐसे क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि जब भी आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी उसको टॉप तक पहुंचाना होती है, नीचे गिराने को कंसीडर नहीं करते। अगला क्वेश्चन है कि 18 लोगों के एक समूह में 10 फ्रेंच पढ़ते हैं और 11 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 6 इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते। सर लोग कितने हैं? 18, और 6 इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ते। इसका मतलब जो भी पढ़ाई करते हैं 12 लोग करते हैं। जो भी पढ़ाई करते हैं ये कौन लोग करते हैं? सर ये 12 लोग करते हैं। अब मैंने एक वेन डायग्राम बना लिया, मैंने सर। अब वेन डायग्राम में क्या होगा दोस्तों? वेन डायग्राम में एक सर्कल जो है वो फ्रेंच को बता रहा है, और एक इंग्लिश, क्या है? इंग्लिश को। आगे बोलता है कि 11 अंग्रेजी पढ़ते हैं और 10 फ्रेंच पढ़ते हैं। 10 फ्रेंच पढ़ते हैं और 11 अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना कि 12 लोग हैं टोटल पढ़ने वाले, और 10 इसमें से फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 11 अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यानी 21 लोग हो गए। तो कितने? 21 लोग हुए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पढ़ाई करने वाले लोग 12 थे और यहाँ 21 पढ़ रहे हैं? इसका मतलब इन दोनों का जो भी अंतर है, कितना अंतर है? 9। ये जो 9 अंतर है, ये वो लोग हैं जो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं। ये 9 वो लोग हैं जो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं। हालांकि हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, उनमें से कितने फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो दोनों पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 9 है। दोनों पढ़ने वाले की संख्या कितनी है? 9 है। अगर वो ये पूछ ले, मैं आपको ये इसलिए बना के बता रहा हूँ कि कभी ऐसा पूछ ले केवल और केवल फ्रेंच पढ़ने वाले लोग कितने हैं, तो ध्यान देना कि 10 लोग फ्रेंच पढ़ते थे, जिनमें से दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले या दोनों भाषाएं पढ़ने वाले 9 हैं, तो केवल फ्रेंच पढ़ने वाला एक व्यक्ति होगा।
अगर मैं इस सर्कल की बात करूं पीले वाले की, तो 11 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, जिनमें से 9 दोनों पढ़ रहे हैं, तो 2 ऐसे लोग होंगे जो केवल और केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। तो कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि फ्रेंच पढ़ने वाले लोग कितने हैं, तो एक, केवल और केवल फ्रेंच पढ़ने वाला एक, और केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 2 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं जो 7 से विभाज्य की संख्या बताओ। 3 अंकों की वे सभी संख्याएं जो 7 से विभाज्य, उनकी संख्या आपको बताना है। कैसे बताएंगे? तो मैंने कहा 3 अंकों की संख्याएं कहाँ तक जाती है? 999 तक। और किससे डिविजिबल चाहिए सर? 7 से। तो मैंने कहा 7 से भाग लगाओ। 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ पर? 2, 29, 7 चौके 28, कितना बचेगा? 1, 19, 7 दूनी 14, अब कितना बचेगा? 5। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि अगर मैं 1 से लेकर 199 तक की बात करूं, सॉरी 999 तक की बात करूं, 1 से लेकर 999 तक की बात करूं, तो 142 संख्या ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल है। लेकिन मुझे तो 3 अंकों की संख्या चाहिए। इसका मतलब मैंने 99 तक की संख्याओं को क्यों काउंट किया? उनको तो हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा 99 को 7 से भाग लगाओ। 9 एकम 7 एकम 7, कितना बचेगा? 2, 29, 7 चौके 28, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है, इससे मतलब नहीं है। अगर ये 14 की बात करूं तो ये क्या है सर? 14 वो संख्याएं जो 1 से लेकर 99 तक 7 से भाग होने वाली है। तो मुझे इन संख्याओं की आवश्यकता नहीं है, इनको मैंने पहले काउंट कर लिया था। तो 142 में से 14 घटा दो आप, तो कितना बच जाएगा? 128। 128 वो संख्याएं हैं जो 3 अंकों की 7 से भाग होने वाली है, 7 से भाग होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का बड़ा प्यारा सवाल है कि एक व्यक्ति के पास निवेश करने हेतु 9,000 रुपये, वह 3,500 रुपये 6% की ब्याज, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, 3,000 रुपये 5% की वार्षिक दर से, और 450 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए उसे शेष राशि को किस दर पर निवेश करना चाहिए? मतलब उसके पास जो 9,000 रुपये उनको 3 हिस्सों में लगाता है, और कुल मिला के उसको जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 450 रुपये मिलता है। 450 रुपये मिलता है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, पहले 3,500 रुपये को किस रेट पर उधार देता है? 6% के रेट पर। 1 साल के लिए देता, गुणा करने की जरूरत नहीं टाइम की। तो मैंने कहा 6/100 प्लस अगले 2,500 रुपये को, सॉरी 3,000 रुपये को, 3,000 रुपये को किस रेट पर देता है? 5% की रेट पर। तो बटे में 100 आ जाएगा, प्लस 3.5 और 3 कितना हो गया? 6.5, 2,500 रुपये और बचा 9,000 में से। 2,500 रुपये को किस रेट पर उधार दे? मैंने कहा 8% पर उधार दे दे, तो उसको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 450 रुपये मिल जाएगा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 35 सिक्के कितना होता है सर? 210। 30 पंजे कितना होता है? 150 प्लस 25R, 25R बराबर कितना हो गया? 450। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये 360, और 360 को इधर लेके आएंगे तो 25R बराबर कितना हो जाएगा? 90 बचेगा। तो R बराबर कितना होगा? 25 या 75, 15 बचेगा 150, 25 छिंके 150। तो R का मान जो आया वो कितना आ गया? 3.6%, 3.6%। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, कोई दम था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज का क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर सुरेश का व्यय और बचत का अनुपात 3:1 है। व्यय होता है खर्चा, यानी खर्चा और बचत का जो अनुपात है वो कितना है भैया? 3:1 है। 3:1 है। मैंने कहा खर्चा और बचत को अगर आप जोड़ दो तो ये आय के बराबर आ जाता है। खर्चा और बचत को आप जोड़ दो तो आय के बराबर आ जाता है। तो इस ब्याह पे आप ये बोल पाओगे कि 3 रुपये मैंने खर्चा किए, 1 बचा, इसका मतलब कमाया कितना था? 4 रुपये। कमाया कितना था मेरे दोस्त? 4 रुपये। अब मैंने कहा मैं इसके आगे 1 जीरो लगा दूं, इसके आगे भी 1 जीरो लगा दूं, इसके आगे 1 जीरो लगा दूं। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि रेशो में कोई भी संख्या लिखी है तो उसके आगे आप समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। गुणा मैंने इसलिए किया, वो कह रहा है कि उसकी आय 25% बढ़ जाती है। सर इसकी इनकम को अगर हम 25% से बढ़ाएंगे तो 40 का 25% कितना होता है? 10। तो ये कितना बन जाएगा सर? 50। और इसकी बचत 20% बढ़ जाती है। कितनी? 20%। 10 का 20% कितना होता है? 2। अगर इसकी बचत को 2 बढ़ाएंगे तो बचत कितनी हो जाएगी? 12। अब आप ध्यान से सुनना इस बात को कि जो आदमी 50 रुपये कमाता था और 12 बचा रहा है, 50 कमाकर अगर 12 बचा रहा है, इसका मतलब खर्चा कितना कर दिया इसने? बोले 38 रुपये खर्चा कर दिया। अगर 38 खर्च कर दिया और पहले 30 खर्च करता था तो खर्चा कितना बढ़ गया इसका? बोले 8 रुपये बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा? ये
30 से गुना में 100, एक जीरो से एक जीरो, 80/3 कितना हो जाएगा, और 27% के समथिंग आएगा, 26 पॉइंट कुछ आएगा। तो डेसिमल में मुझे दिया नहीं है तो मैं आंसर क्या दूंगा, 27। डेसिमल में अगर नहीं दिया तो आंसर 27 दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि विवेक ने कुछ पेनों को 5 पेन प्रति रुपए की दर से खरीदा तथा उतने ही पेनों को 4 पेन प्रति रुपए की दर से खरीदा और दोनों पेनों को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 पेन की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपए की अगर हानि हुई तो उसने कुल कितने पेन खरीदे या बेचे, ये आपको बताना है। जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक बात याद रखना है कि इसमें हमें क्या निकालना है, कितने पेन खरीदे थे। अगर पेनों की ओरिजिनल संख्या निकालना है तो मुझे आर्टिकल्स को बराबर लेके चलना पड़ेगा। देखो पहली कंडीशन वो क्या कह रहा है कि उसने कुछ रुपए देकर कुछ वस्तुएं खरीदी हैं। पहले हम रुपए लिखते हैं फिर आर्टिकल लिखते हैं। वो कह रहा है कि 1 रुपए में 5 पेन खरीदे और उतने ही पेन 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे। पहली कंडीशन में 1 रुपए में 5 की दर से खरीदे, बाद में 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे। चूंकि वस्तुओं को मुझे बराबर करना तो ये बराबर कैसे हो सकती हैं, जब मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं और इसमें 5 का गुणा कर दूं तो ये गुणा यहाँ नहीं होगा, पूरे रेशो में होगा। तो 4 का गुणा यहाँ होगा तो आप बोलेंगे 4 रुपये में 20 पेन खरीदे और 5 का गुणा यहाँ होगा तो 5 रुपये में 20 खरीदे। तो आप ये बोल पाओगे कि कुल मिला के 9 रुपये में कितने पेन खरीदे, 40 खरीदे। इन दोनों को जोड़कर हमने लिख दिया कि 9 रुपये में कितने खरीदे सर, 40 पेन खरीदे। 9 में 40 खरीदे और बेचा किस दर से उन्हें, बोले 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिया। 2 रुपये में 9 पेन की दर से बेच दिया, 2 रुपये में 9 पेन की दर से बेच दिया। लेकिन सर जब भी आप एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको बेचना और खरीदना समान पड़ेगा। जितना आप खरीद रहे हो उतना बेचना पड़ेगा। मैंने कहा 40 और 9 को बराबर करना है तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई और इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप यहाँ करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 9 में 81 रुपये में 360 खरीदे और 40 का गुणा 2 में करोगे तो बोलोगे 80 रुपये में 360 पेन बेच दिए। ये CP है और ये SP है। तो आपने यहाँ से एक बात गौर की, वो ये थी कि 81 रुपये में कोई सामान खरीदा और 80 में बेच दिया, यानी नुकसान हो गया 1 रुपये का। 1 रुपये की हानि हो गई। 1 रुपये की जब हानि हो रही है तब हम कितने पेन खरीद रहे हैं, 360। 1 रुपये की जब हानि हो रही है तो पेन कितने खरीद रहे हैं, 360। वो तो कह रहा है 3 रुपये की हानि हो उसे। जब 3 रुपये की हानि हो, कितने की हानि हो, 3 की, यानी हानि कितनी हो जाए, 3 गुना। तो पेनों की संख्या को भी 3 गुना कर देना। अगर इसको 3 गुना करोगे तो ये बन जाएगा 1080। कितना बन जाएगा बेटा, 1080, बी इज द करेक्ट उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने 2 किताब, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है कि मैंने 2 किताब 480 रुपये में खरीदी। मैंने एक को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेच दिया। एक छोटी सी बात कि 15% को हम लिख लेते हैं 3/20 फ्रैक्शन में, ठीक है। अब मैं वस्तुओं के CP और SP लिख पाऊंगा किसके आधार पर, प्रॉफिट और लॉस के आधार पर। कैसे लिखते हैं, जैसे मैं बोलूं कि 100 रुपये का सामान खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब 120 में बेचा गया होगा। तो मैं एक जगह 100 लिख के दूसरी जगह 120 लिख सकता हूं कि नहीं। ऐसे ही वो बोल रहा है कि पहली वाली को 15% की हानि पर बेचा, यानी 20 की चीज को 3 के लॉस पर बेचा। 20 के सामान को 3 के लॉस पर बेचा, मतलब बेचा कितने में, 17 में। और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा, यानी 100 की चीज को 19 का लाभ लेकर बेचा, तो कितने में बेचा, 119 में। आप बोलोगे इसको फ्रैक्शन में क्यों नहीं लिखा आपने, तो 19% का फ्रैक्शन कुछ बनता ही नहीं है भाई। 19% को सीधे 19/100 ही लिखना पड़ता है, यानी 100 के सामान को 19 का लाभ लेकर कितने बेच दिया, 119 में। लेकिन ऊपर वाले के केस में हानि हुई थी। चूंकि आगे बोल रहा है कि प्रत्येक वस्तु समान मूल्य पर बेची गई, यानी इनका विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। इनका जो SP है बेटा वो बराबर है, तो मुझे क्वेश्चन में भी उसको बराबर करना पड़ेगा। मैंने कहा ये 17 119 है। अगर मैं 17 सत्ते कर दूं तो 17 सत्ते 119 होता है। अगर 7 का गुणा यहाँ करोगे तो 7 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ करते ही कितना बन जाएगा, 140। मैंने कहा 140 ये 100 ये, अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 240। वो कहता है कि दोनों किताबें खरीदी कितने में उसने, 480 में। उसने 480 में खरीदी है, सवाल कहता है 240, यानी इस 240 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 480 रुपये। इसका मतलब ये कितना गुना है, 2 गुना, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 रुपये। 1 यूनिट का मान बेटा 2 रुपये आ गया। वो कह रहा है कि हानि पर बेची गई वस्तु का CP बताओ। सर हानि पर बेची गई वस्तु का CP कितना, 140। तो 140 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280 रुपये। कितनी हो जाएगी भाई, 280 रुपये। तो उत्तर मेरा क्या आ जाएगा, बी।
कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीपी बराबर एसपी बराबर ऐसा करके। अगर आपसे बोले कि सीपी बराबर करना है तो सीपी के रेशो को बराबर कर देना, अगर बोले कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों की एसपी को बराबर कर देना। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखें, बहुत प्यारा सवाल है। मैंने प्रिंसिपल 1 रुपये माना, मैंने प्रिंसिपल माना 1 रुपये, तो अमाउंट कितना हो गया? 2 गुना यानी कि 2, और 2 गुने को लिख लेते हैं सर 2 की पावर 1। यहाँ पे पावर का खेल होता है, ठीक है। अब वो बोलता है कि वही धनराशि हो सर 1 रुपये की। अच्छा, इसको कितना समय लगा सर? इसको समय लगा बोले 5 वर्ष। कितना समय लगा? 5 वर्ष। अब वो कहता है कि वही धनराशि 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? कितने वर्षों के बाद? 20 ईयर्स के बाद। 20 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? तो मैंने कहा इसको भी कैसे लिखेंगे? पावर में लिखेंगे। इसको भी पावर में लिखेंगे। इसको भी क्या लिखेंगे? 2 की पावर में लिखेंगे, जो भी आंसर आएगा मेरा। अब देखो, मैं ये कहूँगा कि ये 5 से समय कितना गुना हो गया। मैंने आपसे बेटा ये पूछा कि ये जो टाइम है कितने गुना हो गया? 5 से 20 हो गया, यानी कितना गुना हो गया? 4 गुना। कितने गुना हो गया? 4 गुना। तो वो धनराशि भी 4 गुना हो जाएगी, वो धनराशि भी 4 गुना हो जाएगी, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगी। और 2 की पावर 4 क्या होती है? 16 गुना। 2 की पावर 4 क्या होती है? 16 गुना। 16 गुना। अब मेरा जवाब आ गया 16 गुना। अगर क्वेश्चन गुने में होता तो आंसर होता 16 गुना, लेकिन सवाल एक्चुअल वैल्यू में दिया है। कितना? बोले 12,000 थी शुरुआत में। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना था? 12,000। 1 यूनिट का मान 12,000 है, तो 16 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? बोले 12,000 गुणा 16 कर दो। 12,000 गुणा 16 करोगे तो 1,92,000 उत्तर आ जाएगा। 1,92,000 आपका उत्तर आ जाएगा। डी इज द करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 12.5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये है तो समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, मैं आपको एक टेबल मेथड पहले भी मैंने बताया पिछले मॉक टेस्ट में, इसमें भी बताऊंगा कि एसआई और सीआई का एक टेबल मेथड होता है, बहुत प्यारा मेथड है। टेबल मेथड क्या कहता है? मैंने कहा ये पहले वर्ष, दूसरा वर्ष, जितने भी वर्ष का ब्याज लगाओ। आप एक बात समझ लो कि पहले वर्ष जो भी ब्याज लगता है सीआई और एसआई पर, वो बराबर होता है। पहले वर्ष जितना चक्रवृद्धि ब्याज जितना साधारण ब्याज मिलता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी एसआई और सीआई पहले वर्ष बराबर होते हैं। चूंकि वो ये कह रहा है कि 2 वर्षों का जो सीआई है वो 340 है, तो मैंने कहा इसका मैं आधा करूंगा तो 170 होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि पहले साल सीआई 170 लगा, दूसरे साल भी 170। क्यों? क्योंकि सीआई 2 वर्ष बराबर नहीं होता, लगातार वर्षों बराबर नहीं होता, वो अगले वर्ष ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा कि 340 में से कुछ पैसा हटा के इसका आधा कर लो। मैंने कहा 340 में से मैं 20 साइड कर दूं तो 300 कितना बचेगा? 20। 320 का आधा करो तो कितना हो जाएगा? 160। मैंने ऐसे तुक्का मारा, मैंने ये मान लिया, तुक्का तो नहीं है भैया, ये सॉल्व करने से आएंगे आपको। 120 रुपये सीआई मान लिया। अब मैंने कहा पहले साल अगर 120 नहीं 160 रुपये 160 लगाए तो दूसरे साल कितना ब्याज लगेगा? बोले 160 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इस पर भी कुछ ब्याज लगेगा। अब मैंने कहा भैया जो 20 रुपये मैंने अलग किया था वो 20 रुपये यहाँ लगा दिया, वो 20 रुपये यहाँ लगा दिया। अब मैंने 20 रुपये लगा तो दिया, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि ये 20 रुपये ही होगा कि नहीं, तो मैंने इसको चेक करना है कि 20 रुपये जो ब्याज मिला है किसकी वजह से? इस 160 की वजह से। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करके देख लो। बोले 20 से कम 20, 20 अट्ठे 160, 1/8 आ रहा है। और सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी देती? 12.5%, और 12.5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8 आ रहा है, यानी रेट समान आ गई। अगर रेट मैच हो गई तो पहले वर्ष का जो सीआई है वो 160 ही होगा, तो इस ब्याह पर 160 ही एसआई होगा। क्यों? क्योंकि पहले वर्ष एसआई और सीआई बराबर लगते हैं। अगर 160 सीआई है तो एसआई भी 160 होगा, और एसआई तो हर वर्ष बराबर लगता है सर, तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 320 रुपये। 2 वर्ष का साधारण जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 320 रुपये, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 583 व्यक्ति 385 दिनों में 385 टोकरियां बना सकते हैं। सभी लोग समान दर पर काम करते हैं और टोकरियों को समान प्रयास की आवश्यकता है, तो एक व्यक्ति ऐसी 2 टोकरियां तैयार करने में कितना समय लेगा? यानी एमडीएच का सवाल है ये कि 300 व्यक्ति कितने? 583, 385 दिनों में टोकरियां कितने बना रहे हैं? 385। तो पूछा जा रहा है कि एक आदमी 2 दिनों में 2 टोकरियां बनाने में कितना समय लेगा? मैंने कहा D2 समय लेगा 2 टोकरियां बनाने में। एक आदमी ऐसी 2 टोकरियां बनाने में
कितना टाइम लेगा या कितने दिन लेगा, तो मैंने कहा D2 दिन लेगा। अब बस इसको सॉल्व करना है बेटा कि 385 से 385 कट जाएगा और 2 का गुणा ऊपर कर दोगे तो 6, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 11, यानी जो दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे, 1166 लगेंगे। कितने, 1166। ठीक है, सी इज द करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि 3 अंक की कितनी धनपूर्ण संख्याएं अंकों का प्रयोग द्वारा किए बिना इस प्रकार होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से विभाज्य। वो कह रहा है कि 3 अंक की 0 से लेकर 10 तक जितने भी अंक आते हैं, 0 से लेकर 9 तक जितने भी अंक आते हैं, इन अंकों की सहायता से एक 3 अंक की संख्याएं बनानी है। ऐसी 3 अंक की संख्याएं कितनी बना सकते हैं, एक तो कंडीशन है उसके लिए कुछ। कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरा, उसके इस प्रकार हो कि संख्या प्रत्येक अंक विषम हो और उनका सभी अंक जो आएंगे उसमें विषम होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सर विषम अंक कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे विषम अंक 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। विषम यानी ऑड डिजिट कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। अब मैंने कहा 3 अंक की संख्या बनानी है तो एक यहाँ अंक आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। अब वो कहता है कि ये संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, सर 5 से। सर 5 का डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है कि इकाई के स्थान पर या तो 5 आ जाए या 0 आ जाए। सर 0 तो आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि विषम संख्या नहीं है 0 विषम संख्या नहीं है, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा। इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ तो 5 आएगा, यानी एक संख्या आ सकती है बस। ठीक है, दहाई के स्थान पर क्या आ सकता है, सर दहाई के स्थान पर अगर 5 आ गया तो 1, 3, 7, 9 बचे, 1, 3, 7, 9 बचे, इनमें से कुछ भी आ सकता है। 4 संख्या आ सकती हैं, कौन कौन सी, 1, 3, 7, 9, ये चारों में से कोई भी एक संख्या आ सकती है। अब सर सैकड़े के स्थान पर क्या आएगा, चूंकि ये बात बोली गई है कि अंकों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक संख्या इनके साथ खत्म हो जाएगी कोई भी, तो यहाँ पे कितनी बचेंगी सर, 3 संख्याएं बचेंगी। बस जो भी बॉक्स के अंदर मैंने नंबर्स लिखे हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं, 3 गुणा 4 गुणा 1, और गुणा करने पर जो भी मान आता है उतनी हमारी संख्या होती है। यानी यहाँ से जो संख्या बन सकती हैं वो कितनी होंगी, 12 होंगी। कितनी होंगी, 12 होंगी। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 प्रश्न वाली एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक घटाए गए। सभी 90 प्रश्नों का उत्तर देने पर एक विद्यार्थी को कुल 387 अंक प्राप्त हुए, तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी। देखिए, इसको करने के कई तरीके हैं। एक बेसिक तरीका है, दूसरा जो तरीका है वो एलिगेशन है, और तीसरा जो तरीका है वो बहुत स्पेशल है, उसको देखेंगे हम। एलिगेशन तो उम्मीद है कि अगर आपने एलिगेशन पढ़ा होगा तो एलिगेशन तो आप लगा भी लेंगे। मैं आपको एक तीसरा और बेहतरीन प्यारा तरीका बताता हूँ। वो क्या पूछ रहा है हमसे कि गलत उत्तरों की संख्या बतानी है, तो मैंने कहा आप ये मान लो कि सारे प्रश्न सही है, सारे प्रश्न सही है। अगर 90 के 90 प्रश्न सही होते और हर प्रश्न के लिए 5 अंक मिलते हैं तो कितने अंक मिलते, तो आपने कहा 450। आपने कहा 450। अगर आप गलत प्रश्नों की संख्या निकालने चाहते हैं तो सही प्रश्न ले लो, सबको सही मान लो। ठीक है, आपने सबको सही मान लिया तो 450 मार्क्स मिले। लेकिन वो कहता है 450 नहीं मिले, ये मार्क्स कितने मिले, 387। तो 387 इसमें से घटा दो, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, ये 9, 6 आ गया, 63 आ गया। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 63। अब डिफरेंस को भाग देना है अंकों के अंतर से। अंकों का अंतर क्या, सही उत्तर होने पर 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर होने पर क्या होता है, 2 अंक काट लिए जाते हैं। सही उत्तर होने पर 5 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। इनका अंतर मुझे बताओ सर, इनका अंतर कितना होगा, 5 माइनस 2 यानी कि 7। 5 माइनस 2 यानी कि 7। इस 7 से भाग लगा दो, 7 से बेटा भाग लगाते हो तो 9 आ जाएगा। और गलत उत्तरों की संख्या या गलत प्रश्नों की संख्या जो है वो कितनी है, 9 है। गलत प्रश्नों की संख्या जो है वो कितनी है, 9 है। ये सबसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है इस क्वेश्चन को डील करने का। बाकी का एलिगेशन तो लगा ही सकते, कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होगा इससे बस। जैसे मैंने खरगोश वाले और कुत्ते हिरण वाले जो सवाल कराए वो इस मेथड से कराए हैं आपको। जब किसी संख्या को 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। 11 और 100 के बीच आने वाली इस प्रकार की कुल संभावित संख्याएं कितनी हैं, ध्यान देना। सर ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 7 से डिवाइड करें और 3 शेषफल आ जाए, तो मैंने कहा 7 के प्लस 3 होगी। वो संख्या 7 के प्लस 3 होगी, यानी के स्थान पर कोई भी अंक आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
वो सारी की सारी संख्याएं 7 से डिविजिबल होंगी, सॉरी 7 से भाग करने पर 3 शेष देंगी। जैसे मैंने कहा k का मान अगर 1 रखते हैं तो ये कितना बनेगा, 7 एकम 7 और 3 10। अब आप देख लो 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है। लेकिन ये संख्या क्यों नहीं हो सकती, बोले इसलिए नहीं हो सकती कि संख्याओं की रेंज हमें दी गई है 11 से लेकर 100, संख्याओं की रेंज दी गई है 11 से लेकर 100 तक, तो ये तो नहीं हो सकती। तो मैंने कहा k की जगह 2 रख लो, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14 और 3 17। अगर 3 रखोगे तो क्या आएगा, 7 21 और 3 7 21 और 3 24। अगला 4 रखोगे तो 7 चौक 28 और 3 31। अब आपने एक बात नोटिस की यहाँ पे कि 10 के बाद 17, 17 के बाद 24 है, 24 के बाद 31 है, यानी सबकी सब संख्याएं कैसी हैं, 7-7 के अंतर पर। और होना भी चाहिए, अगर कोई संख्या 7 का डिविजिबल आपको चाहिए तो वो 7 के अंतर पर ही आएगी, 7 के अंतर पर ही आएगी। अब मैंने कहा 100 तक की बात है तो मैं आखिरी नंबर क्या ले सकता हूँ, मैंने कहा 100 को 14 7 98 होता है, यानी इसका मल्टीपल क्या होगा एक, अगर मैं 7 गुणा 14 करूँ और 3 जोड़ दूँ तो 14 7 98, लेकिन 3 जोड़ेंगे तो 101 बन जाएगा। इसका मतलब मैं 14 तक नहीं जा सकता, 7 गुणा 13 करके देखूँ और 3 जोड़ूँ, 13 7 91 और 3 94, यानी 100 तक आखिरी संख्या 94, पहली संख्या 17 है और आखिरी संख्या 94 है। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी संख्या है इसका पता करना है, तो मैं क्या करूं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ 17 और इनके अंतर से भाग लगा दो और 1 जोड़ देना इसमें। तो 94 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 77, और अंतर कितना था इनका 7 + 1, तो ये 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा बेटा, 12 होगा। अब आपको इनमें से एक डाउट आ सकता है कि सर ये बात हमें नहीं पता और हो सकता हम एग्जाम में याद भी ना रख पाए, भूल जाए, तो हम क्या करें, तो आप ऐसे लिखते जा सकते हो, साथ साथ जोड़ के लिख सकते हो। आप साथ साथ जोड़ के 17 7 24, 24 7 31, 31 7 उंगलियों पे भी गिन सकते हो, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है इनको। 31 के बाद क्या आएगी 38, 38 के बाद कितना आएगा 45, 45 और 7 52, 52 के बाद में 59, 59 और 7 66, 66 और 7 73, 73 7 80, 80 7 87, 87 और 7 94, बस इतनी हो सकती है। आप गिन के भी देख सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो काउंट करना भी आसान है, उनको बहुत मुश्किल काम नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी एक बाल्टी का भार 20 किलो है, इसमें पानी है और बाल्टी है, दोनों का जो वजन है वो कितना है सर, 20 kg है। कितना है, 20 kg है। यदि बाल्टी पानी से आधी भरी है, यानी ये जो बाल्टी है इसमें पानी आधा भरा हो, वाटर आधा भरा हो और बाल्टी का वजन तो पूरा ही होगा। जैसे आपकी बाल्टी 2 किलो की है सपोज, खाली बाल्टी का वजन 2 किलो है और उसमें आप 8 किलो पानी भर लेते हो या 8 लीटर पानी भर लेते हो, तो उसका वजन टोटल 10 किलो हो जाएगा। मैंने कहा बाल्टी का पानी आधा कर दो, यानी 4 किलो कर दो, 4 किलो कर दो। अब बाल्टी का टोटल वजन कितना हो जाएगा, बोले बाल्टी का जो वजन है वो तो उतना ही रहेगा, बस पानी मेरा आधा हुआ है। तो मैंने कहा W को आधा कर दो, वाटर को आधा कर दो, लेकिन बाल्टी तो उतनी रहेगी। और अब टोटल जो वजन है वो कितना है सर, 14 किलो है। तो इस बात का ध्यान देना कि जो 6 किलो वजन कम हुआ है, यहाँ पर 6 kg वजन कम हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, बोले बाल्टी को आधा करने की वजह से हुआ है। बाल्टी को आधा करने की वजह से हुआ है, इसका मतलब ये है कि आधी बाल्टी का जो वजन है वो कितना है, 6 kg। तो पूरी बाल्टी का, सॉरी आधे पानी का वजन कितना है, 6 kg, तो पूरे पानी का वजन कितना होगा, 12 kg। पूरे पानी का वजन 12 kg है और बाल्टी सहित 20 किलो है, तो बाल्टी अकेली का वजन कितना है, 8 kg। बाल्टी अकेली का यानी खाली बाल्टी का वजन कितना है, 8 किलो, 8 किलो। क्लियर है। नेक्स्ट, एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखेंगे, एक शंक्वाकार बर्तन है, शंकु आप जानते हो, जिसकी आंतरिक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तरल से भरा हुआ है यानी लिक्विड भरा हुआ है। सामग्री को 10 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में खाली किया जाता है, तो बेलनाकार पात्र में द्रव किस ऊंचाई तक बढ़ जाए। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो यहाँ पे इनर रेडियस दी है, आंतरिक त्रिज्या दी है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, क्योंकि वो यहाँ पर कोई धातु की मोटाई या फिर इस प्रकार की कोई चीज निकालने को बोल नहीं रहा है। वो ये कह रहा है कि शंक्वाकार बर्तन का पानी जो है वो बेलनाकार बर्तन में ट्रांसफर करें तो उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये शंकु का आयतन बराबर करना बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²। यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 12, यानी 12 × 12 और ऊंचाई कितनी है, 50, बराबर
बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है सर यहाँ पर इसकी, 10 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणा 10 हो जाएगा ये, 10 गुणा 10 इंटू ऊंचाई तो हमें निकालना है, इसकी ऊंचाई हमें निकालना, बस इसको सॉल्व कर दो। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3 से ये 4 बार कट जाएगा और 10 से 5 बार कट गया। ये 5 चौके 20 गुणा 12 और एक 10 यहाँ आ जाएगा तो भाग लग जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, बराबर में h है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24। h का मान कितना आ गया बेटा, 24 आ गया। यही इस क्वेश्चन का उत्तर था, और कुछ भी नहीं करना उसके अंदर, है ना। एक लाइन का क्वेश्चन था भाई। अगर क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाए, पढ़ के समझ नहीं आया तो बहुत मुश्किल है सवाल, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान से सवाल को, कॉन्सेप्ट आता है तो आप तुरंत कर दो, कुछ भी नहीं है सवालों में। अगला क्वेश्चन पिरामिड से रिलेटेड है कि सम पिरामिड का आयतन 128√2 सेंटीमीटर क्यूबिक है और इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8√6 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड की ऊंचाई आपको बताना है। तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी पिरामिड का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। अब इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन तो पहले से दे रखा है 128√2, 1/3। इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, बोले पिरामिड का जो आधार है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a², √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है सर इसकी, 8√6। तो 2 बार लिख लें इसको, 8√6, 8√6 गुणा ऊंचाई कितनी है सर, ऊंचाई मुझे निकालना, मैंने h मान ली। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, अब काटा पीटी करना, कुछ भी नहीं करना था आपको। देखो इस 4 से 8 को मैंने 2 बार काट दिया। अब √6 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 1/3 गुणा √3 इंटू 16 गुणा 6 इंटू h बराबर में कितना, इसको इधर लिख दूं मैं उठा के 128√2। अब इस 3 से और काट दो भाई, इस 3 से 6 को 2 बार और काट दो, तो h बराबर कितना होगा, 128√2 बटे में 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, या 16 गुणा 2 इंटू √3 भी आएगा बटे में। अब आप इसको बहुत आसानी से काट सकते हैं, 16 से काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, यानी ऊपर h का मान कितना आ गया, 4√2 बटे √3। मेरी नज़र ऑप्शन पर गई लेकिन नीचे कहीं भी √3 नज़र नहीं आया, तो मैंने क्या किया, √3 का रैशनलाइजेशन कर दिया, ऊपर गुणा और भाग। इससे क्या होगा, नीचे तो ये 3 बन जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा, √3 और √2 का गुणा कितना हो जाएगा, 6, यानी 4√6 बटे 3, 4√6 बटे 3, जो कि ऑप्शन सी में नज़र आया मुझे। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत परेशानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल है कि 2 मिश्र धातुओं में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:5 और 7:5, 5:3 और 7:5 है। कॉपर और जिंक का जो रेशो है वो कितना है, 5:3 और 7:5 है। अब देखिए, जब भी हम इन्हें मिलाकर कुछ नई धातु बनाते हैं, कुछ नया मिश्रण बनाते हैं, तो इनका जो योग है वो बराबर होना चाहिए, इनकी मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले हम दोनों रेशो का योग करते हैं, 5 और 3 8, 7 और 5 12। मैंने कहा इसको बराबर करना है, 8 और 12 को बराबर करना है, तो 24 बना दें, यानी इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाले में 3 का गुणा करोगे तो 8 3 24 और 2 का करोगे तो 12 दूनी 24, बराबर हो गए। लेकिन 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 सवाल में बेटा ये भी बोला गया है कि पहली वाली मिश्र धातु 48 किलो मिलानी और दूसरी वाली 72 किलो। तो पहली वाली को 48 किलो मिला दो, दूसरी वाली को 72 किलो मिला दो। अब मैंने कहा कि इनका गुणा करना किस में, बोले इस रेशो में करना है। 3 और 48 का गुणा 5 और 3 में करना है और 2 और 72 का गुणा भी 7 और 5 में करना है। लेकिन गुणा करने से पहले ये देख लो क्या ये कट रही हैं। तो मैंने कहा 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी यहाँ से गुणा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो अब क्या करें, अपन इनको सीधे जोड़ दें, डायरेक्ट ऐड कर दें। 7 और 5 12, 3 और 5 8। अगर ये और कटता है तो काटो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और आपका उत्तर होगा 3:2। डी इज द करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई, तो ये करने का तरीका था इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो हमने लिया है डीआई से। डीआई के 2 सवाल लिए हैं आज।
क्योंकि डीआई एक प्रॉपर टॉपिक है आपके अंदर, हो सकता है 2, 3, 4 क्वेश्चन तक पूछे जाएं उससे। चलिए, तो डेली 2, 3, 4 क्वेश्चन हम भी लेते हैं। आज 2 लिए, कल पिछली क्लास में हमने 3 क्वेश्चन लिए थे। जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुई वर्षा पूरे वर्ष की फरवरी को छोड़कर कुल वर्षा का कितना प्रतिशत है? जुलाई, अगस्त और सितंबर में। सर जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितनी वर्षा हो रही है, ध्यान देंगे। जुलाई कहाँ है सर? ये जुलाई में वर्षा कितनी हो रही है? इसके सामने, किसके सामने लिखा है? 4 के सामने, यानी 4। अगस्त में कितनी है? 4.5। और सितंबर में कितनी है सर? 3.5। 3.5। और पूरे साल में कितनी है सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर की मैं बात करूं तो 3.5 और 4.5 कितना हो गया? 8, 8 और 4 12। कितना हो गया? 12। और पूरे साल की बताना है फरवरी को छोड़कर, फरवरी की छोड़कर पूरे साल की बताना है। तो 2, 1, 3, देखो मैं लिखता जाऊं यहाँ पे, ये 2 है और ये 1, 3 है और ये 2.5 है, 5.5 और 3 8.5, 8.5, 1, 9, 3 12, 12, 4 16, 16 और 4 20, 20.5 और 3.5 24, 24 और अक्टूबर में 3 27, 27 और 2 29 और 1 30। तो फरवरी को छोड़कर टोटल वर्षा कितनी है? 30। तो 30 से लगा दो भाग, क्योंकि ये बताना है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में वर्षा जो है वो पूरे वर्ष का कितना प्रतिशत है। गुणा कर दो 100 से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 40%। कितना आ जाएगा बेटा? 40%। तो ये क्वेश्चन जितने बड़े देखने में लगते हैं, इतने प्यारे सॉल्यूशन या छोटे सॉल्यूशन इनके होते हैं। इसी डाटा पर एक और सवाल दिया गया है कि मार्च, जून और सितंबर में हुई कुल वर्षा का, मार्च, जून और सितंबर में हुई कुल वर्षा का जनवरी, जुलाई और नवंबर में हुई कुल वर्षा से अनुपात बताना है। पहले किसका लेना है? मार्च, जून और सितंबर। मार्च, जून और सितंबर। तो मैंने कहा मार्च में कितनी है? 1, जून में कितनी है? 3.5 और सितंबर में कितनी है? 3.5, 3.5, 3.5, 7 और 1 8। तो ये तो हमने ले लिया सर 8। अब अगले कौन कौन से महीने हैं? जुलाई, जनवरी और नवंबर। जनवरी में कितना है सर? 2। जुलाई में कितना है? 4। और नवंबर में कितना है सर? 2। तो 2, 4, 6, 6 और 2 8। 8:8 बताना था, तो 8:8 बच्चा बच्चा बता देगा क्या होता है? 1:1। 1 क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की हुई क्या? ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो ये टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें। इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो इस टेलीग्राम के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि क्लास आपको कैसी लगती है। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। आपके एक शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।